जितने भी पेरेंट्स हैं और जब अपकमिंग पेरेंट्स जो आ रहे हैं और वो जब फर्स्टली उन्हें पता लगता है कि कुछ ऐसा नया डायग्नोज हुआ है उनके बच्चों के साथ, तो उस टाइम पे पेरेंट्स अपने इमोशंस कैसे मैनेज कर सकते हैं? वो वर्ड यूज़ करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि स्वस्थ जी बच्चे। बिल्कुल। लेकिन वो अभी वो न्यूरोटिपिकल बेबी, मुझे एक डायग्नोसिस मिला तो हो गया, वो मिल गया, वो अब कुछ नहीं कर सकते। Right. तो अभी करना क्या है? किस तरह से फैमिली अपने चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स को इफेक्टिवली एडवोकेट कर सकती है कि उनको प्रॉपर बेनिफिशियल्स मिले, इस तरह की कंडीशंस या कोई भी डिफिकल्टीज ना फेस करनी पड़े पब्लिक प्लेसेस में? जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो, आप अपना वॉइस रेज करें। अंकल जी, और आप पेरेंटिंग कोच हैं, बहुत सारी वर्कशॉप आप लेते हैं, तो क्या आपकी एक बिगेस्ट कोई स्टोरी रही हो जहाँ पे आपने किसी पेरेंट को गाइडेंस दी हो और वो बहुत ही अच्छे से अपनी सारी चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया हो? कोई एक स्टोरी अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मेरे बेटे का डायग्नोसिस के बाद तभी मेरे पास वो सर्टिफिकेट भी नहीं था, लेकिन वेलकम टू शब्दों की बात सीरीज 158 एन इनिशिएटिव बाय एक पड़ाव। टुडे वी ऑनर्ड टू welcome an inspiring change maker who dedicated her life to empowering families of children with special needs. Our esteemed guest, Sumitra Paul Bakshi. She is a pursuing PhD scholar in psychology, a parent counselor and coach, an autism advocate, and the founder of India's first parent outdoor sports group, Khela Duro. She is also the co-founder and director of Dewish Institute for Special Needs. Above all, she is a proud mother of Beduria Bakshi, recognized as West Bengal's first fashion model with autism spectrum disorder. A journey that reflects resilience, determination, and the power of unconditional love. Ma'am, it is a privilege to have you with us today. Welcome to have you with us today. Thank you so much and honored to have you on my stage. थैंक यू सो मच अनीता जी फॉर हैविंग मी हियर। हम लोग पहले ऑनलाइन में मिल चुके हैं, जी। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। एंड मैं आपको अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे ये काबिल समझा गया कि मैं यहाँ पर आके मेरी जर्नी शेयर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, जैसे कि हमने आपके इंट्रोडक्शन में बात की और पहले भी हमने ऑनलाइन सेशन लिया है आपके साथ जिसमें हमने ऑटिज़म के बारे में और बैदुरिया किस तरह से आपने उसको, आपका डिटर्मिनेशन था कि आपने उसको ज़ीरो से लेके एक मॉडल तक पहुंचाया, ये सारी बातें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। तो अब आप एक ऑटिज़म पेरेंट कोच हैं, तो मेरा पहला ये क्वेश्चन रहेगा कि किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप इस फील्ड में आए, या आपको ये लगा कि ऑटिज़म पेरेंट कोच बहुत ज़रूरी है? तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया? राइट। बहुत सही एक क्वेश्चन है, क्योंकि सभी पूछते हैं कि आप कैसे इंस्पायर्ड हुए। तो द फर्स्ट आंसर इज़, सही में बैदुरिया इज़ माई फर्स्ट इंस्पिरेशन। एक्चुअली जो भी पेरेंट वो जी। प्रोफेशनल बनते हैं इस फील्ड में, ज़्यादातर उसके बच्चे उसके इंस्पिरेशन होते हैं। ट्रू। लेकिन फिर भी क्वेश्चन होता है कि पेरेंट कोच ही क्यों? हम्म। क्या होता है, कोई भी पेरेंटिंग, वो स्पेशल चाइल्ड हो या ना हो, रेगुलर चाइल्ड हो, हम लोग सीख के नहीं आते हैं। राइट। जब उस बच्चे का जन्म होता है तब हम पेरेंटिंग का हमारा जर्नी स्टार्ट होता है। तो अभी न्यूक्लियर सोसाइटी होता है, जो फैमिली है वो न्यूक्लियर टाइप है। किससे हम पूछे कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, क्या करना चाहिए कि नहीं। तो घर पहले क्या होता है, मदर इन लॉ या फिर मम्मी, जिससे भी हम लोग शेयर करते थे। जैसे मेरे साथ ही मेरे मम्मी हैं, तो मैं उससे सब कुछ पूछ लेती हूँ। लेकिन Absolutely. बाकी लोगों के लिए क्या, उसके थोड़ा जर्नी शेयरिंग, क्वेरी, इसके लिए एक तो दिशा चाहिए ही होता है। जी। तो इस कारण मैंने सोचा कि जर्नी शेयर करने के लिए या सही दिशा जानने के लिए एक कोच होना चाहिए, वो जो भी वो फील्ड हो। तो Right. दैट इज़ द रीज़न कि बैदुरिया इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड थिंग इज़ कि मैं उनको सही दिशा दिखा सकूँ। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत थॉट है मैम आपका। बहुत ही अच्छे से आपने बोला कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं बट हमें कोई बताने वाला नहीं होता। आजकल मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारे इस प्लेटफॉर्म को भी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, व्यूअर्स तक, और जितने भी पेरेंट्स या अपकमिंग पेरेंट्स हैं हम उन तक पहुँच पा रहे हैं। जो नॉलेज उन्हें घर पर नहीं मिल रही है, हम वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहे हैं। सो मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप पेरेंटिंग कोच हैं और जब आप कोचिंग कर रही हैं या कोई भी वर्कशॉप्स ले रही हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे कॉमन कंसर्न्स आते होंगे पेरेंट्स के आपके पास। तो किस तरह के कंसर्न्स आपके पास आते रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप बताएं हमारे व्यूअर्स को।
अच्छा, मैं पहले क्या बताई कि मुझे पेरेंट कोच क्यों बनना था, जी। तो उस हिसाब से मैंने वो वर्कशॉप करना शुरू किया। तो हाँ। जैसे जैसे मेरा भी जर्नी आगे चलती गई, मैंने खुद अपने आप को बहुत सारे चीज़ों में एम्पावर किया, मैंने लर्न किया। तो चलते चलते ये देखा कि पहला क्वेश्चन उनका होता है, वो बच्चा ऑटिस्टिक हो या फिर और कोई भी न्यूरो उसका डाइवर्जेंसी डाइवर्सिटी हो। हो, जी। तो उनका क्वेश्चन था ठीक कब होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि उनको ये समझना कि दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये सही तरह से उनको पुट करना कि आप ये सही या गलत का कोई चीज़ है नहीं। राइट। जैसे मेरा अगर हेयर वेवी है तो किसी का हेयर स्ट्रेट है, हम सही करना मतलब सैलो में जाके बॉन्डिंग कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट परमानेंट। वो कुछ समय के लिए। और अच्छा, ये क्वेश्चन तो उठ सकता है कि परमानेंट बॉन्डिंग तो होते ही है, जी। तो सही में वो परमानेंट बॉन्डिंग है क्या? जो स्ट्रेटनिंग 6 माह से लेकर 1 ईयर तक, दैट मीन्स कहने में वो परमानेंट सोल्यूशन है, बट एक्चुअली नहीं है। नहीं है। जी। तो जो जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये न्यूरो डाइवर्सिटी, न्यूरो डाइवर्जेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर चिल्ड्रन। तो आप जब मान लोगे वो, तो फर्स्ट स्टेप इज क्वेश्चन के एक्चुअली वो हम लोग मान रहे हैं या नहीं। तो एज ए कोच, जो भी कोच बनना चाहते हैं या काउंसलर बनना चाहते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप पेरेंट को, फैमिली को ये कन्वे करें कि देखिए, आप पहले मान लो दिस इज माय कंडीशन और माय सन्स और डॉटर्स कंडीशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंडीशन है, आप जो भी नाम दो, बट ये कोई डिजीज नहीं है, कोई गलत कोई चीज़ नहीं कि आपको उसको सही करना है। राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप सही से एड्रेस कर पाओगे तो बहुत सारी चीज़ सही हो जाएगा। एब्सोल्युटली। सो मैम, अभी आपने बताया कि इतने सारे कंसर्न्स आपके पास आते हैं, और बहुत ही आपने सही बात बोली और बहुत ही राइट आंसर दिया कि हमें बच्चे का, चाहे वो कोई भी डायग्नोस्ड है, ऑटिज़म है या एनी अदर नीड्स, स्पेशल नीड्स हैं बच्चे की, तो जो बच्चे का ग्राउंड है, जो बेसिक कैरेक्टर है बच्चे का, उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक हर एक वीडियो में, हर पॉडकास्ट में हम यही कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली की, कि अगर आप अपने बच्चों को द वे दे आर, अगर आप उसमें उसको बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। बट मेरा मैम यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं, और जब अपकमिंग पेरेंट्स जो आ रहे हैं, और वो जब फर्स्टली उन्हें पता लगता है कि कुछ ऐसा नया डायग्नोज हुआ है उनके बच्चों के साथ, या बच्चे ऑटिज़म में आ रहे हैं, ये डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे पेरेंट्स अपने इमोशंस कैसे मैनेज कर सकते हैं? राइट। इसको लेकर एक फेमस बहुत एक है कि मैं जाने वाली थी, वो तो एक हॉलैंड जाने वाली थी, ये एक फेमस स्टोरी है। तो समझो मैं जाने वाली थी दिल्ली, तो मैं पहुंच गई चेन्नई। ओके। हाँ, तो चेन्नई जाने के लिए दिल्ली जाने के लिए मेरे प्रिपरेशन क्या थी कि मैंने बहुत अच्छे से सही से वो जो शुद्ध हिंदी मैंने सीख ली थी, मुझे दिल्ली जाके क्या क्या करना था। लेकिन अभी मैं चेन्नई पहुंच गई हूँ, तो पहुंच तो गई हूँ, तो मुझे तो अभी इसका जो लोकल कॉलोकियल लैंग्वेज है वो मुझे सीखना होगा। मैं रोज जो करूँ, मतलब मैं सुबह, मुझे पहुंचना था न्यू दिल्ली स्टेशन, मेरा आँख खुली मद्रास में, तो अभी तो काम पहुंच गए, हो गया, तो अभी करना क्या है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि यहाँ आके जो रहने के लिए पहले जाके मुझे खाना पीना वो खरीदना है, तो मुझे तो लोकल कुछ सीखना ही पड़ेगा। मैं रो पिटू जो करूँ, मतलब जो भी आप करो, लेकिन आपका बेसिक चीज़ को वो सीख के करना ही होगा। तो थिंग इज़ दैट कि मुझे तो चाहिए था एक टिपिकल बेबी, जो, देखिए वो वर्ड यूज़ करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि स्वस्थ बच्चे, लेकिन वो अभी वो न्यूरोटिपिकल बेबी मुझे एक डायग्नोसिस मिला, तो हो गया, वो मिल गया, वो अब कुछ नहीं कर सकते। तो अभी करना क्या है? तो अभी आपको वो जो पहले का क्वेश्चन था कि एक्सेप्ट तो करना ही होगा। दुख होता है वो, हम अगर बोल रहे कि मैं खुद एक पेरेंट हूँ कि जब मेरा बेटे का डायग्नोसिस मिला तो मुझे बहुत खुश हुआ था। दैट विल बी द मोस्ट सफ़ेद झूठ, राइट, फॉल्स स्टेटमेंट। किसी को खुशी नहीं हो सकता है। मुझे जाना था दिल्ली, मैं चेन्नई पहुंच गई, या फिर मुझे जाना था एक फूलों की बागान में, लेकिन मैं पहुंच गई कांटों भरे एक रास्ते में। तो दैट इज़ नॉट ए वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी, बट मैं पहुंच गई।
रास्ते में बहुत सारा कांटे बिछाया हुआ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसके लिए तो एक साधन मुझे ढूंढना ही होगा। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका साधन क्या हो सकता है? आप कोई एक टूल्स ढूंढो जिससे कि कांटे हैं, लेकिन वो टूल्स लेके कांटे के मुंह को थोड़ा हम ब्लंट कर सकते हैं, Right. उस पाथ में ही चल सकते चलने हैं, के लिए। चलने के लिए। दैट इज़ द वे। तो ये तो गए सारे, क्या कहते हैं, मेटाफोर। सब मेटाफोर समझना उतना नहीं। और कोई लोग ये भी समझ सकते हैं कि हमने कि ऑटिज्म को कांटे बोल दिया। नो नो, दैट इज़ नॉट कांटा। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग दिस मेटाफोर। जी। तो मेरे बेटे या बेटी को, बच्चे को ये डायग्नोसिस मिला है, तो क्या कर सकते हैं? आपको पहले जो करना होगा, आप पहले इसके बारे में अच्छे से पढ़िए। जब जितना आप जानोगे, पहचानोगे, सभी लोग आपको बोलेंगे अर्ली इंटरवेंशन कीजिए, दैट इज़ ट्रू, लेकिन उसके साथ साथ आपको खुद को पढ़ना चाहिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, इंटरवेंशन के नाम के पे आपको बोलेंगे कि आप मुझे इतने सारे पैसे दे दो, मैं सही कर दूंगी जी। तो जो ये चीज़ कोई हमारे साथ ना कर सके, तो हमें सही से इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जी। आपको एम्पावर्ड होना है। राइट। तो विथ अर्ली इंटरवेंशन, स्टार्टिंग अर्ली इंटरवेंशन, आपको खुद को एम्पावर करना होगा। जब आप एम्पावर हो जाओगे, तब खुद ब खुद आप समझ जाओगे कि ऐसा नहीं है कि हम अगर रोज़ भी थेरेपी करें तो 1 महीने में सब कुछ सही हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको वो उसके पीछे का साइंस पता है। होना चाहिए। आपको जब पता चल जाएगा, तो आपको ये जो बर्नआउट कैसे होता है, स्ट्रेस्ड हम कैसे होते हैं, राइट। जब इसके पीछे का कारण नहीं पता है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसका सब सही हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, आप पीछे का जो आपको नॉलेज मिल जाएगा, तो आप समझ जाओगे, ओ आई नो, नाउ आई नो कि मेरे बच्चे का ये डिफ़िकल्टीज है, और इसके ऊपर काम करने का काम चल रहा है। राइट। जब सही सब हो जाएगा, काम सही में करेंगे, तो ये स्टेट में है, तो थोड़ा ऐसा बेटर वो एम्पावर हो जाएगा। तो माय अंडरस्टैंडिंग इज, आप खुद जानो, कुछ खुद पढ़ो, तो आपके साथ में जो टीम काम करेंगे, जो साइंटिफिक टीम है, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, ABA थेरेपिस्ट, जो भी है, जो भी वो सर्टिफाइड डिग्री जिनके पास है, उनके साथ मिलके जब आप काम करोगे, तो वो सही ही होगा। राइट। सो मैम, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, बर्नआउट। तो जब पेरेंट के पास किसी भी इस तरह की डिफ़िकल्टी के साथ कोई भी बच्चे आते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, जो आपने एग्जाम्पल भी दिया कि एक कांटों भरा पाथ है, और वो ये कहना चाह रहे हैं आप कि हम इस वीडियो में ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं इस फील्ड में, आपको थेरेपिस्ट के पास जाना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, कि आप मिसगाइड ना हो। आपके पास RCI होल्डर सर्टिफाइड कोचेज़ होने चाहिए, थेरेपिस्ट होने चाहिए, जहाँ से आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकें कि आपको अपने बच्चों के साथ क्या करना है। बट मैम, जब हम इस कंडीशन में आते हैं और इस लाइफ में हम चल रहे होते हैं, हम बच्चों के साथ थेरेपीज़ ले रहे हैं, फैमिली को संभाल रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, पूरा शेड्यूल भी हमने प्लान कर रखा है, बट उसके बावजूद भी फादर भी और मदर भी कहीं ना कहीं बर्न आउट हो जाते हैं उनकी केयर करने में, क्योंकि कम सम टाइम बच्चों का लेवल इतना हाई होता है कि आप उनको कितनी एक्टिविटीज़ दें करने के लिए, फ्लक्चुएशन इतना होता है बच्चों का। तो किस तरह से इस बर्नआउट या स्ट्रेस को हम अवॉइड कर सकते हैं? ट्रू, क्योंकि एकदम सही बात है। कोई अगर बोले कि बर्नआउट नहीं होते, सब कुछ सही चल रहा है, वो भी एक वो पहले वाला स्टेटमेंट है कि सबसे झूठ है, उसमें सही बात कुछ नहीं है। एक चीज़ होता है, वो हम डेली लाइफ में भी फेस करते हैं, कि कंपैरिजन। मतलब मैं कैसी हूँ, मेरे सामने जो है उनके साथ मेरे लाइफ का स्टेटस का कंपैरिजन हम करते ही है। वो सेम चीज़ हम बच्चों को लेके भी करते हैं। पहला कंपैरिजन स्टार्ट होता है जब बच्चे की मतलब स्कूल गोइंग एज शुरू होता है, तो वो न्यूरोटिपिकल हो या फिर स्पेशल नीड्स हो, जो भी बच्चे, एक कंपैरिजन ऑटोमेटिक होता है कि मैं फ्लैट B में हूँ और फ्लैट C में जो बच्चे हैं उसमें एक कंपैरिजन। राइट। तो मेरे बच्चे अगर स्पेशल नीड्स जो न्यूरो डाइवर्जेंट है, और फ्लैट C का बच्चे अगर न्यूरोटिपिकल है, उसका कंपैरिजन एक तरह का हो गया। तो मुझे जब समझ में आ गया ये कंपैरिजन सही नहीं है, तो मैं उससे थोड़ा पीछे हट गई। लेकिन उसके बाद भी एक कंपैरिजन होता है जी। फ्लैट B में न्यूरो डाइवर्जेंट ऑटिस्टिक किड्स अगर है,
सोचो कि एक फ्लैट है, लोटस फ्लैट, लोटस कॉम्प्लेक्स, लोटस कॉम्प्लेक्स में एक और ऑटिस्टिक चाइल्ड है। तो मैं ना क्या करती हूँ, मैं मेरे बेटे और या बेटी के साथ, वो लोटस में भी एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उसके साथ मेरा एक, मैं खुद सोच के क्या करती हूँ, नहीं, मेरा ये ह्यूमन नेचर है, एक ऑटोमेटिक कंपैरिजन आ जाता है। अच्छा, उसके बेटे वो वहाँ पर एक साकेत नगर में एक स्पीच थेरेपिस्ट है, उसके पास जाके उसके बेटे का ना कॉन्वर्सेशन लेवल आ गया है स्पीच का। वाई नॉट माई चाइल्ड, उस वो तो सिर्फ अभी पापा मम्मा स्टेज में ही है, लेकिन हम दोनों की बेटे का ही एक ही डायग्नोसिस है, ऊपर ऊपर से लग रहा है कि लेवल भी सेम ही है। तो वो कॉन्वर्सेशन की स्टेज में है, मेरे बेटे क्यों नहीं? ये जो एक अंदर में एक कंपैरिजन चलता है, उसमें लगता है तो फिर क्या मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ? शायद मेरे पेरेंटिंग में कुछ कमी है। ये चीज़ जो न्यूरोटिपिकल बच्चे होने से भी होता है, वो क्लास में इतना मार्क्स ला रहा है, तो व्हाई नॉट माय चाइल्ड? शायद मैंने ही ज़्यादा टाइम नहीं दिया। तो इससे शुरू होता है। द थिंग इज दैट आप ना एक मतलब गहरा सांस लो, अपने आप को टाइम दो कि आप सही कर रहे हो, यू आर डूइंग परफेक्टली राइट। दिन में 5 मिनट खुद के लिए टाइम निकालो, क्योंकि ये सही ना नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं दे रही हूँ से ना आप मतलब ऊपर हो गया ये। अगर आपका मतलब ब्रेन एक टैंक है, रिजर्वर है, तो पानी अभी फ्लो करेगा, और फ्लो करने के बाद क्या होगा, पूरा बह जाएगा, राइट, हाँ, स्पिल हो बह जाएगा जाएगा। पूरा, आपका पूरा फ्लैट बह जाएगा। ये अपने वो पानी से आप कुछ नहीं, खुद का कुछ नहीं कर सकते हो। तो दैट इज़ बर्न आउट। इतना ज़्यादा आप थिंक करे उससे पूरा बह के आप खुद को बहुत, मतलब आपका प्रेशर हाई हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो जाए दुनिया। क्या मैंने क्या किया मेरे बेटे के लिए? मैंने कुछ नहीं कर पाई। बेस्ट थेरेपिस्ट देने के बाद भी आई एम नॉट दैट केपेबल एनफ। So no, you are capable. You are doing very good job. Just pat yourself. 5 मिनट टाइम दो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। मैं तो कहूँगी कि इम्तियाज़ अली की सारी फिल्म देख लो जिसमें खुद को ढूंढा जाता है, ढूंढा जाए, राइट। क्योंकि वो हम भूल चुके हैं पेरेंटिंग जर्नी में। हम खुद के को क्या अच्छा लगता है, ये लगता है कि ऐसा भी देखा जाता है कि मुझे बहुत शौक था कॉफ़ी पीने का, लेकिन घर में कोई कॉफ़ी नहीं पीते, तो घर में से हमने कॉफ़ी का वो डिब्बा ही हटा दिया। कि हम लोग ये सिर्फ लड़के करते, मतलब मम्मी करते पापा करते, ऐसा नहीं, मम्मी पापा दोनों ही शायद करते कि बेटों को नहीं चाहिए। अच्छा, हो सकता है क्योंकि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन का एक नेचर है, उसको जो बिहेवियर इश्यूज के लिए वो चीज़ रखने से प्रॉब्लम हो सकता है, तो बाहर 5 मिनट जाके करके आओ ना, तब चाय की टपरी में जाके चाय पी लो। लेकिन वो आपको खुद बाहर से कोई नहीं दे सकते। आप खुद को बोलो कि सब सही है, और ये मैंने जो किया दैट इज़ द बेस्ट। क्योंकि आपने ऊपर से देखा है कि जो कॉम्प्लेक्स, लोटस कॉम्प्लेक्स का जो बच्चे ने बहुत कॉन्वर्सेशन लेवल अचीव किया, आपको पता नहीं उसके एक्चुअली डायग्नोसिस क्या है। उसको शायद वो हाई लेवल का डायग्नोसिस था, अब उसका कॉन्वर्सेशन इसलिए आ गया। तो ऑलवेज यू वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, जो आप कर रहे हो ना परफेक्ट है, इससे ज़्यादा परफेक्ट तो कोई नहीं कर सकते। सो अभी आपने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया मैम कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट बनना पड़ता है, कितना बनना है, कब बनना है, ये आई थिंक आपको खुद से ही समझ में आएगा जब आप खुद को टाइम देंगे। खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर। और मैं न्यूरो डाइवर्सिटी पेरेंट के लिए ही क्यों बोलूँ, मैं बोलूँगी न्यूरोटिपिकल भी जो बच्चे हैं आजकल, इतना कंपटीशन है, स्टडी वाइज बहुत स्ट्रगल है। फलाना बच्चे के इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे बच्चे के नहीं आ रहे। स्ट्रीम वाइज साइंस, एसएसटी और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में भी इतना कंपटीशन है, तो सबके पास वो स्ट्रगल वाला फेस है। तो सबको अपना वो मी टाइम देना चाहिए, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, खुद को भी टाइम देना चाहिए, सो दैट ये जो बर्नआउट वाला ये सिचुएशन जो है ये ना आ पाए हमारे पास। हम थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहें, और आई थिंक जब स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो हम अपने बच्चों को भी उतने अच्छे से टेकर कर पाएंगे। राइट मैम, ये एक विशियस सर्कल है एक्चुअली, क्योंकि हम स्ट्रेस्ड है तो बच्चे स्ट्रेस्ड है, और बच्चे स्ट्रेस्ड है तो वो सर्कल खत्म ही नहीं होता, पूरा फैमिली के ऊपर वो आके गिरता है। तो थोड़ा टाइम तो मतलब फैमिली टाइम एक होना चाहिए। अब आजकल कोई स्टोरी बुक नहीं पढ़ते हैं, वो आप पढ़ो, डिस्कस करो, कोई फिल्म देख ले जाओ, या फिर
ऐसे भी जैसे फिल्म या स्टोरी बुक नहीं, अच्छा कोई जॉइंट खुला है, सब मिलके वो एक्सपोजर करो कि उसका कौन सा पिज्ज़ा बहुत अच्छे क्वालिटी की है, राइट। वो एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज कर, ये एक क्रिटिसिज्म होता है कि तुम लोग बहुत फास्ट खाते हो। अच्छा चलो फास्ट फूड ही ट्राई करते हैं, बच्चे फास्ट फूड प्रेफर करते हैं, जो मैं न्यूरोटिपिकल बच्चों के बारे में बात करते हैं, उसका वो हम लोगों से ज़्यादा एनालिटिकल है। वो अगर कुछ सजेशन देते हैं, वो अगर कहते हैं कि आज चलो सब जाके तो एक वो एक जंपिंग क्लब अभी खुला है ना, सब जाके ट्रैम्पोलिन में बड़े भी जंप करते हैं, उसमें चले जाओ सब, एकदम एनर्जी बर्न करके रिलैक्स होके वीकेंड वैसे ही बच्चों के हाथ में दे दो। ऑटिस्टिक चाइल्ड के ऊपर ज़्यादा वो हम कहते हैं कि उनका डिसीजन हम लेते हैं, लेकिन उसमें भी कोई अगर बच्चे हाई लेवल का है, उनके साथ अब चॉइस मेकिंग करो। एक्चुअली हम लोग ज़्यादा ट्रेनिंग के बारे में बात नहीं करें, लेकिन देखा जाता है अगर सही से हम लोग वो चीज़ करते हैं, चॉइस मेकिंग हम जो प्रोफाउंड सीवियर उनको भी दे सकते हैं। राइट। तो चॉइस मेकिंग अगर सब मिल के बैठ के डाइनिंग टेबल में एक टाइम बिताओ, 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो, कि हम चॉइस करें कि आज वीकेंड में क्या प्लान है। कोई बच्चे वो न्यूरोटिपिकल अगर है तो वो बोल रहे हैं कि मम्मी चलो आज जाके सब लोग वो बॉल डेन में जाके वो बॉल थ्रोइंग करते हैं। हाँ, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स उनका चॉइस है, तो हम एक बार जाके टेस्ट ही कर लेते हैं। हमारे जैसे बचपन में सब जाके चिड़ियाघर में ही जाएंगे, वो ही है क्या, हमारे टाइम पे ऑप्शन नहीं था ना, जी। तो अभी ऑप्शन है, वो ऑप्शन को आप पिक करो, देखो एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल मैम। सो मैम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहूँगी कि जब बच्चे हमारे पास होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, या कहीं पे कभी फ़्लाइट में जाने की परमिशन नहीं मिलती। बहुत जगह पर ऐसा पाया गया है, बहुत सारी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे देखी हैं। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि किस तरह से फैमिली अपने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को इफ़ेक्टिवली एडवोकेट कर सकती है कि उनको प्रॉपर बेनिफिशियल्स मिले, इस तरह की कंडीशंस या कोई भी डिफ़िकल्टीज ना फेस करनी पड़े पब्लिक प्लेसेस पर। ये बहुत मतलब होता है ना कि एट पर एप्ट क्वेश्चन की एडवोकेसी इज द, हो गया थेरेपी हमने कर लिया, अर्ली इंटरवेंशन कर लिया, लेकिन एडवोकेसी के लिए हम अगर खुद को एंड हमारे बच्चों को प्रिपेयर नहीं कर सके तो मतलब अल्टीमेट गोल वो अचीव नहीं हुआ। तो इसके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग समझते हैं कि एडवोकेसी सिर्फ हाई फंक्शनिंग, जो अभी ऑब्सोलीट वर्ड है, मतलब जिसका लेवल थोड़ा बहुत वो वोकल है, वही कर सकते हैं। नहीं, सभी कुछ अपना एडवोकेसी कर सकते। कोई सपोज आपके बच्चे को आपने बोला कि तुम्हें अभी बैठ के स्पीच करना है, वो अगर उठ के चले गए, वो अपनी तरफ से सेल्फ एडवोकेसी किया, मतलब नहीं मुझे नहीं उसका मन नहीं है, तो इसको आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए। और कोई पब्लिक सिचुएशन में एडवोकेसी कैसे किया जा सकता है, कभी ऐसा सिचुएशन हो कि कुछ दिन पहले शायद दिल्ली में एक पार्क में हुआ था कि उसको नहीं दिया गया उठने के लिए, तो ऐसा कोई भी सिचुएशन हो, आप एज ए पेरेंट, जो जैसे कि वो मम्मी ने किया था वो सही स्टेप कि जाके एकदम डायरेक्ट उन्होंने कंप्लेन किया, तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो आप अपना वॉइस रेज करें। जी। कोई बोल सकते हैं कि वॉइस रेज करने से क्या होगा, उस अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, अच्छा वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, बट ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया दूसरे टाइम पे। अगर कोई भी पब्लिक स्पेस में एक स्पेशल नीड्स पर्सन को किसी चीज़ से रोकने के लिए सोचेंगे भी, तो वो नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि एवरी पर्सन हैड द राइट टू अवेल द अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली। तो टेक एवरी steps, every situation, every opportunity as your advocacy steps. That is the thing. मैं कल ही मैं दिल्ली आई हूँ, तो कल एक घटना घटी, वो मैं कहना चाहूँगी पॉजिटिव नोट। तो मेरे बेटे हमने इस बार वो फूड का ऑप्शन नहीं लिया, तो वो जल्दी में कुछ हो गया होगा, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स के लिए डिमांड कर रही थी, तो जो क्रू है वो पास कर रहे थे, मैंने पूछा कि मुझे खरीदना है, जो अब सब जानते हैं अभी तो खरीदना ही होता है, तो उन्होंने पहले बताया कि प्री बुक्ड को पहले मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं देती हूँ। तो मैंने पहले टाइम लिया, ओके, लेकिन देख रही थी कि उसे टाइम लग रहा है, तो मैंने उस लेडी को पूछा कि मैम मेरे बेटे ऑटिस्टिक है, तो ये क्या आप कर सकते हो पहले? तो द पॉजिटिव थिंग है, उसने तुरंत श्योर मैम आपको ये पहले बताना चाहिए था, और कभी भी ऐसा हो तो आप हमें पहले इन्फॉर्म कर देना, और कुछ मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से। तो जैसे ये भी घटना हम लोग देख रहे थे कि एयरपोर्ट में वो नहीं एंट्री करने दे रहे थे, तो दैट इज़ देयर लैक ऑफ अवेयरनेस। एब्सोल्युटली।
तो अभी शायद अवेयरनेस क्रिएट हो भी गया है क्योंकि बहुत उसमें इश्यूज हुआ था। तो वो छोटा छोटा चीज़ का ही एक्चुअली एफर्ट है कि अभी वो केविन क्रू खुद बोल रहा है कि आप पहले बता देते तो मैं और तुरंत मैं काम कर सकती हूँ। तो अब ऐसे ही आपको एवरी अपॉर्चुनिटी का प्रयोग करना चाहिए कि जैसे कि वो अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि सिर्फ जिसके घर में नहीं है वो उसके कारण ही होता है ऐसा नहीं। बहुत सारी चीज़ ऐसे होता है कि हम लोग जाके ना नहीं बोलते हैं कि मेरे बच्चे में स्पेशल नीड्स या पर्सनल डिसेबिलिटी है, क्योंकि हम बोल रहे हैं, हमने एक्सेप्ट किया, मन में कहीं वो है कि नहीं बताने से बाकी लोग जज करेंगे। देखिए जज करना सही है कि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, क्योंकि कुछ अगर आपने नहीं बताया, आपने ऐलान नहीं किया कि ये एक प्रॉब्लम उसको है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दीजिए, नहीं बताने से ऐसा हो सकता है बीच ईयर में आपके बेटे को अगर मेल्ट डाउन हुआ तो दैट प्रॉब्लम इज सफर्ड बाय योर सन ओनली। ऑफ कोर्स। तो वो सिचुएशन को अवॉइड करने लिए दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप एडवोकेसी करो, एवरी अपॉर्चुनिटी में उसका वो आप सही उपयोग करो। एंड दैट इज़ माई सजेशन, क्योंकि मैं तो जहाँ भी जाती हूँ कि मेरे बेटे जब छोटे थे, जब मैं उतना जानती भी नहीं थी कि इसको एडवोकेसी बोलते हैं, तो एक बार एक्सरे करने के लिए गई थी, तो एक्सरे का जो वो इंस्ट्रक्टर है बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे रही थी, एक के बाद एक, और बोल रही थी वो मूव करे। तो मैंने जाके बोला कि देखिए उसको ऑटिज़म है, और ऑटिस्टिक बच्चे 2-3 इंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं ले सकते। तो आप धीरे धीरे बोलिए, उसको समझ में आ जाएगा, और फ्यूचर में बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे आपके पास, तो इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू, क्योंकि इट्स योर लर्निंग कि आप उसको ऐसे करें। तो ही टेक्स माई एडवाइस कि सही में, सो आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो दैट इज़ माई सजेशन ओनली। ऑफ कोर्स मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वॉइस रेस करना सिर्फ एक नेगेटिविटी के लिए नहीं है कि हमने वॉइस रेस किया तो हमें लड़ाई करनी है या हमें कुछ बात लाउडली बोलनी है, बट येस लाउडली बोलना है ऑन अ पॉजिटिव नोट कि हमारे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन में स्पेशल नीड है, वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है, उन्हें भी इंक्लूजन चाहिए, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं और आज भी बात कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जब जब हमें मौका मिलेगा हम इंक्लूजन की बात करते रहेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। एकदम। सो मैम, इतना सारा एग्जाम्पल अभी आपने दिया, अपना भी आपने एग्जाम्पल दिया, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि जब हमने ऑनलाइन मैम के साथ सेशन लिया था तो वो कोलकाता में लिया था, वेस्ट बंगाल से, और मैम स्पेशली दिल्ली में अपने किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आई हैं, तो मैंने भी वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की कि मैम के साथ मिलकर एक पॉडकास्ट करना है और दिल्ली में हम फेस टू फेस एक बात करेंगे, जो कि आज इतने अच्छे से हो रही है। आई होप कि आप जब पूरा सेशन देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए भी लर्निंग होगी। सो मैम, जिस तरह से अभी आपने एग्जाम्पल दिया और आप पेरेंटिंग कोच हैं, बहुत सारी वर्कशॉप आप लेते हैं, तो क्या आपकी एक बिगेस्ट कोई स्टोरी रही हो जहाँ पे आपने किसी पेरेंट को गाइडेंस दी हो और वो बहुत ही अच्छे से अपनी सारी चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया हो? कोई एक स्टोरी अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। श्योर। वैसे तो मतलब वो जब मेरे बेटे का डायग्नोसिस के बाद, तभी मेरे पास वो सर्टिफिकेट भी नहीं था, लेकिन मैं कहती रहती कि आप कोई भी मेरे साथ शेयर करना चाहो कुछ भी, आई एम द लिसनर, आई विल नॉट पास एनी जजमेंट और एनीथिंग, जस्ट आई विल लिसन टू योर स्टोरी। तो तब से मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो अभी तो मैं ये काम मतलब प्रोफेशनली वॉलंटियरली करती हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेशन है। तो जब वो लोग शेयर करते हैं, जब मैं कुछ कहती हूँ उनको जो काम करने के लिए, तो एक ऐसा हुआ कि एक पेरेंट को मैंने सजेस्ट किया था कि आप एक्ट में मतलब आवाज़ में शिफ्ट कीजिए जी। अपने बेटे की कम्युनिकेशन के लिए। तो आफ्टर माय सजेशन शी हैज़ टेकन आवर सर्टिफिकेशन फ्रॉम ए वेल नोन आवर सर्टिफाइड ट्रेनर, एंड नाउ शी इज़ ट्रेन along with his son, she is training other parents in her locality. She is from Bangladesh, I think. So she is now sharing her journey on her social media. So it giving me so courage that yes, if you wish you can do so many things for your son along with the society also. कि उसमें एक वीडियो था कि वो ईद की फेस्टिवल था, तो सब लोग जाके रेस्टोरेंट में जाके आवाज़ यूज़ करके, आवाज़ का जो ऐप है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इट इज़ सो एम्पावरिंग टू सी दैट कि शायद उस एरिया में किसी को पता भी नहीं था कि नॉन वर्बल नॉन स्पीकिंग पर्सन ऑल्सो कैन शेयर देयर चॉइसेस, देयर प्रेफरेंसेस. सो yes, that is very heart melting situation for me also. And another thing, another person from I think from Canada, they told me, not me, my son
inspired them because they Wow. are yes they are following Baiduria's page. On Baiduria's page, not only Baiduria's fashion, all those things, but I am also sharing that medical examination test is going on, and how it he is so proudly and she can courageously he is doing all those things. तो उसमें बहुत सारा ऐसे वीडियो है कि ब्लड टेस्ट का जो वीडियो है, तो एक पेरेंट बाहर से, शायद कनाडा में, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि मैम मैं हमेशा जब भी मेरे बेटी को प्रिपेयर करती हूँ कोई टेस्ट इस ऐसे हॉस्पिटल विजिट के लिए, क्योंकि वहाँ पर तो वो एक रेगुलर चेकअप उनका होते रहते हैं, तो मैं हमेशा वजीरा की वीडियो दिखाती हूँ. तो yes, social media actually can do lots of wonder if you are using that platform positively. Not always for, क्योंकि मैं ना बहुत देखती रहती हूँ ऐसे भी वीडियो आते हैं कि जिसमें बच्चे ने मेल डाउन होने के बाद क्या किया, ये किया, मेरे बेटे ने ये कर दिया, मुझे अब सुसाइड करने का मन करता है. शेयर दैट वंस a little bit thing, but always these things ना एक्चुअली जो नए पेरेंट होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं. वी नो दिस आर ऑल्सो ट्रू, बट दिस आर ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं उसके अंदर भी तो बहुत सारे चीज़ चलते रहते हैं, उसके बाद भी वो अपने लेवल से ऊपर जाके खुद के ट्राई करते हैं. कि जैसे हॉस्पिटल में जाके, मेरा एक वीडियो मेरे बेटे के पेज में है कि वो 3-4 घंटे हॉस्पिटल में जाके बैठे रहे, और मेरे बेटे बहुत ज़्यादा चंचल है, वो ऐसा नहीं कि बहुत शांत एक जगह बैठे रहने वाले नहीं है, लेकिन वो, ये सब बैदुरी की बात नहीं है. बैदुरी के जैसे बहुत सारे बच्चे जो खुद अपने कंफर्ट जोन से निकल के ट्राई करते हैं कि कैसे हम लोगों की जो सो कॉल्ड नॉर्मल सोसाइटी दुनिया है उसमें ढल सके. तो ये हमारे भी तो ड्यूटी में आते हैं कि क्यों सिर्फ वो ट्राई करें, हम भी ट्राई करें कि ट्रू इंक्लूजन हो सके. राइट. तो वही, मतलब वो सब जो शेयर करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे बेटे और मेरे बेटे जैसे और भी सारे बच्चे, वो लोग उन्हें इंस्पायर करते हैं. राइट. ट्रू. सो मैम, इतनी आपने हार्ट मेल्टिंग स्टोरी सुनाई बैदुरिया की भी, और जो भी आपने आवाज़ आपका भी इसमें बताया, बहुत ही प्यारी स्टोरी है. सो कहते हैं कि हर एक स्टेप बाय स्टेप हमें जो सिचुएशन आती है और जो हमें सक्सेस मिलती है उसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. सो जैसे कि आज मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ खुश होकर कि आज आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आए. सो पेरेंट्स को, मैम, न्यूरो डाइवर्सिटी पेरेंट्स को कैसे अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करनी चाहिए विदाउट कंपेयरिंग विद अदर चाइल्ड, क्योंकि जैसा कि आपने भी एग्जांपल दिया था कि हम कंपैरिजन करते हैं लोटस फ्लैट से और फ्लैट नंबर सी से, कि अगर सेम डिफ़िकल्टीज़ के अगर बच्चे हैं, बट क्योंकि हमें पता है कि ऑटिस्टिक में भी लेवल्स होते हैं, चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स में भी होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, तो लेकिन सेलिब्रेशन तो वो बनता है सबके लिए. तो ये हम विदाउट कंपेयरिंग कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं सक्सेस स्टोरीज के साथ? एकदम सेलिब्रेशन एक्चुअली पार्ट ऑफ लाइफ. ऐसा नहीं है बोर्ड एग्जाम में हम स्टैंड करेंगे तो ही सेलिब्रेशन होगा, ऐसा नहीं है. मैं हमेशा मेरे लाइफ के एग्जाम्पल देने में मायने रखती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं अपने खुद से बीट करती हूँ. मुझे मैराथन जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं मैराथन में रन कभी भी नहीं कर सकती हूँ. मैं वॉक ही करती हूँ, लेकिन जब मैं सक्सेसफुली वो फिनिश भी करती हूँ ना, तो मैं खुद को ट्रीट देती हूँ कि मैंने कर लिया. तो सेम फॉर ऑल ये होना चाहिए कि मैंने कर लिया. मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, से एनी पेरेंट और फादर, उसको बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि उसके बाद भी ऑफिस से आके उसने बेटे के साथ 5 मिनट बैठ के बेटे के सुख दुख के बारे में कुछ सुना. तो आप खुद उस दिन क्या कर सकते हो, नेक्स्ट डे आप एक अच्छे से कॉफ़ी खुद पी लो, अपने अच्छे किया. और बेटे के लिए क्या कर सकते हो, उसने सारा दिन आपके लिए अच्छे से वेट किया विदाउट एनी मेल्ट डाउन. तो आप बेटे को नेक्स्ट दिन जो उसका पसंदीदा है, हाफ लड्डू दे सकते हो, कि लड्डू शायद मना ही है खाने के लिए क्योंकि वो उतना ज़्यादा मीठा, तो हाफ या 1/4 लड्डू ही दे दो कि आपने ये अच्छे से किया. तो ये सेलिब्रेशन टाइम है. मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ अच्छे से, बहुत सारा चीनी चॉकलेट सिरप डाल के, और तुम हाफ या 1/4 लड्डू ले लो. और हमेशा जब सेलिब्रेट कर रहे हो ऐसे छोटे छोटे, तो बोल के करो, दिस इज़ फॉर दिस, टोस्ट करके करो, चीयर्स करके करो. तो सेलिब्रेशन तो हमेशा चाहिए कि कोई भी लोग अपने कंफर्ट जोन के निकल के जब भी कुछ करे उसके लिए एक सेलिब्रेशन चाहिए ही होता है.
एंड आई थिंक हमारे न्यूरो डाइवर्सिटी बच्चों को और भी ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे वर्बल नहीं हैं, नॉन वर्बल हैं तो आप उन्हें ना बोलें, आप बिना बोले सारे काम कर लें, बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैम एडवाइस कर रहे हैं कि आपको बोलना बहुत ज़रूरी, बिकॉज सारे बच्चे सुनते ज़रूर हैं, समझ रहे हैं आपकी बातों को, आपके जेस्चर को समझ रहे हैं। एक्सप्रेसिंग। तो आप टोस्ट कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप वॉक के लिए ही जा रहे हैं 5 मिनट उनके साथ, अगर उन्हें कहीं भी लेके जाना है, KFC, बॉलिंग, सो मैनी थिंग्स, आजकल तो इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास कि हम सबको अवेल कर सकते हैं और सबका मज़ा ले सकते हैं और अपने छोटे छोटे स्टेप्स को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। सही में सिर्फ मॉल ही जाना है ऐसा नहीं है। आपने सही कहा। मेरे बेटे को जैसे मोमो बहुत पसंद है, तो मैं वो अभी थोड़ा डाइट में चल रहा है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो मॉडलिंग उसके साथ थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, क्योंकि हमारे फैमिली में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज है, तो वो डाइट ही सब चल रहा है। तो मैंने बोल के लाई थी कि जो गुड़गांव में एक रोड साइड मोमोज है, तुम्हें मैं वो खिलाऊंगी। तो कल वो बहुत खुश थे, शौक से वो रोड साइड मोमो खाया। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, तो वो सिर्फ 20 रुपये या 40 रुपये प्लेट है, यस यस। एकदम नॉमिनल ही है। तो बिल्कुल। ये जो खुश होके वो खा रहे थे, वो तो उसका खाना उसके लिए गिफ्ट है, तो वो जो खुश होके खा रहे थे वो मेरे हमारे लिए गिफ्ट गिफ्ट है। तो राइट। वही अब ऐसे एंजॉय करो, हम लोग जैसे बचपन में करते तो वो भी चीज़ देने की कोशिश करो कि बारिश के मौसम में भुट्टा खाने के लिए जाना, रोड साइड वो भुट्टा ये सब, क्योंकि उन लोगों को नहीं मिलता है। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते 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 वो ये सब हो जा रहा है। तो वो सिर्फ एक्सप्लोरेशन देना चाहिए, मुझे ये लगता है। सो मैम मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, क्योंकि हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि यहाँ पे कोई वर्कशॉप नहीं है कि मैं मैम को लेकर आई हूँ, बट क्योंकि मैम एक पेरेंट कोच हैं और बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे हम ऐसे पॉडकास्ट करें, ऐसी बातें करें ताकि आपको गाइडेंस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, शायद आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को आगे जितने भी हर्डल्स आएंगे आप उसे कैसे चैलेंज को डिफीट कर सकते हैं, उसको परस्यू कर सकते हैं। सो मैम अभी ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है और भी पेरेंट्स आपके पास आएँ और कुछ हमें ऑनलाइन भी कनेक्ट करेंगे। तो वो पेरेंट जिनके पास स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, वो उनके लिए क्या एक मैसेज होना चाहिए आपकी साइड से, क्या रहेगा आज के इस पॉडकास्ट में, वो प्लीज़ आप शेयर करें। मैं एक चीज़ शायद मतलब बात करते करते आ भी गया कि आपके किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। आप राजा हो, अपने जो दुनिया के राजा हो, और जी। आपके जो बच्चे हैं वो भी राजा ही है। तो वो उसको पसंद नापसंद को एक्नॉलेज करो, जी। वो जो है उसको ही सेलिब्रेट करो। उनके जो स्ट्रेंथ है उसको सेलिब्रेट करो, उसके प्रॉब्लम है उसको एक्नॉलेज करो। जी। ऐसा नहीं है कि इग्नोर करो, प्रॉब्लम है इग्नोर करो, नहीं, एक्नॉलेज करो। कभी कभी उसके साथ बैठ के, जैसे अनीता जी ने आपने बताया ना अभी कि वो बोल सके ना सके, वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो बैठ के ना उसके बारे में भी बात करो। तो दैट विल बी, आप खुद वो चेंजेस देखोगे कि जैसे कि वो सितारे ज़मीन के वो बहुत एक फेमस था ना कि पौधे के साथ बातें करना, उसे वो कैसे खिलते, आपके बच्चे भी वैसे खिल जाएंगे कि यस, सारी दुनिया हमें जज नहीं करते हैं, हम डिफरेंट है, इसलिए मेरे मम्मी पापा तो मेरे साथ ही है। तो दे विल ऑटोमेटिकली दे विल ब्लश, दे विल फ्लरिश, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट गिफ्ट फॉर अस। राइट। और सितारे ज़मीन पर लास्ट का एक मोमेंट है जब गेम जीत जाते हैं और आमिर खान की टीम हार जाती है, बट वो डाउन सिंड्रोम जो एडल्ट होता है वो कहता है कि हम खुश हैं क्योंकि हम जीत गए हैं, सेकंड आए हैं उससे कोई मतलब नहीं, बट सही हमने है, मुझे गूज़बम्प पार्टिसिपेशन दे रहा किया है। है। यस, मी टू। और हम सारे फ्रेंड्स हैं, तो जीतना इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे वो कोई भी जीते, हम सब एक जैसे हैं, हम सब बराबर हैं। सो पार्टिसिपेशन इन मस्ट, चाहे वो पेरेंट का पार्टिसिपेशन हो, मदर का हो, फादर का हो, और डेफिनेटली बच्चे तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं हमारी इस जर्नी में हमारे साथ। जैसा कि आपने कहा कि बच्चे भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, हमें लगता है कि नहीं उनके लिए ज़रूरी है, बट हमें ये फील करना ज़रूरी है कि वो एक एक स्टेप जो ले रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनके लिए भी वो चैलेंज है, हमें समझना। सही में एकदम एकदम सही बात की है आपने कि वही मेन है। वो अगर कंफर्टेबल नहीं फील करे तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बड़े हमारे बच्चे कोई ट्रॉफी नहीं है कि हमें उससे जीतना ही हासिल करना है। वो हमारे तरह ही एक जीता जागता इंसान है, तो उनका आदर सम्मान करे, वही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसी खूबसूरत नोट पे कि हमें उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए, हम आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन इस प्लेटफॉर्म पे अपना कीमती समय और इतनी सारी गाइडेंस एंड इंसाइटफुल बातें करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, लिसनिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।